पहला प्रश्न मौखिक से है। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी जो आगे दल चल रहा था उसको लीड कौन कर रहा था। उत्तर है अग्रिम दल का नेतृत्व अभियान दल के उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। प्रश्न 2 है, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा। उत्तर, लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट की चोटी। प्रश्न 3 है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा, मतलब उनको झंडे जैसा या फ्लैग जैसा क्या लगा। उत्तर, लेखिका को ध्वज जैसा वह बड़ा सा बर्फ का फूल जिसका नाम क्या था, प्लूम, लेखिका ने उसका लगा नाम जो प्लूम पहाड़ रख के दिया शिखर था। पर, शिखर यानी पीक पर तेज हवा के चलने और बर्फ के चक्करदार उड़ने से बनता है। क्या अर्थ हुआ इसका, बर्फ जब गोल गोल सर्कल में ऐसे हवा जब तेज चलती है, ऐसे गोल गोल घूमती है तो उन्हें एक फूल जैसा प्रतीत हुआ। तो उस बर्फ के फूल को उनको प्रतीत हुआ कि एक ध्वज या झंडा है। प्रश्न 4 है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। हिमस्खलन का मतलब होता है जो बर्फ की चट्टानें होती हैं जब वो खिसक जाती हैं अपनी जगह से, तो उसे हिमस्खलन कहते हैं। उत्तर, हिमस्खलन से 16 शेर्पा कुलियों में से 1 की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हो गए। प्रश्न 5 है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। मृत्यु के अवसाद से मतलब मृत्यु जब हुई थी इतने लोगों की तो कैसी सिचुएशन होगी, मतलब सैडनेस वाली। तो उस स्थिति में कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। उत्तर, पर्वतारोहियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु की बात सुनकर अन्य आरोहियों के चेहरे पर आए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान के खतरों और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्या कहा होगा, क्योंकि जो उसकी एवरेस्ट की चढ़ाई पे चढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं, उससे लोग डिप्रेस हो रहे थे, उनको नॉर्मल करने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही होगी। प्रश्न 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई, जो किचन में जो हेल्पर था उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। उत्तर, रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। मीनिंग, रसोई सहायक के हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट नहीं था, मतलब उसके लिए क्लाइमेट जो था काफ़ी ठंडा था और वो सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया। उत्तर, कैंप 4 साउथ कोल जो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है, में 29 अप्रैल 1984 को लगाया गया। अगला प्रश्न है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। उत्तर, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है, यानी कि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और फर्स्ट टाइम ही वो एवरेस्ट पे जा रही हैं, इसके पहले वो कहीं नहीं गई थी। प्रश्न 9 है, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। उत्तर है, लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कर्नल खुल्लर ने इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि एवरेस्ट के पीक तक जाना कोई आसान काम नहीं है और वो वहाँ तक गई, तो अब जब वो दूसरे लोगों से वापस जाकर मिलेंगी तो सब उनको कितना रेस्पेक्ट देंगे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा। प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। उत्तर, लेखिका कौन थी, पिचेंद्री पाल। लेखिका एवरेस्ट को देखकर भौचक्की रह गईं और देर तक निहारती रहीं। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियाँ ऐसी लग रही थीं मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। वो भौचक्की यानी सरप्राइज इसलिए रह गई क्योंकि वो जो नज़ारा था इतना खूबसूरत था कि वो अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है, तो एकदम से भौचक्की रह गई थी। प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी। उत्तर, डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्न जानकारियाँ दी। क्या थी पहली जानकारी, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना। एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ जो वो लोग साथ लेके जा रहे थे चढ़ाई के लिए,
उससे अस्थायी पुल यानी टेम्परेरी ब्रिज बनाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा मीनू मेहता ने उनको बताया। दूसरा क्या बताया, अब अग्रिम दल के आभ्यंतरिक कार्यों की जानकारी दी, यानी अग्रिम दल यानी जो आगे दल गया हुआ था जिसका काम था बर्फ़ को साफ करना आगे रास्ता बनाने के लिए, उसके बारे में क्या क्या काम कर रहे हैं वो, उसके बारे में उन्होंने उनको जानकारी दी। तीसरी बात उन्होंने बताई, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियाँ को कैसे बांधें, मतलब बर्फ़ की जो दीवारें सी बनी हुई थी, चोटियाँ बनी हुई थी, उन पे रस्सियाँ कैसे बांधते हैं वो उन्होंने उनको बताया मीनू मेहता ने, जो लेखिका थी यानी बिचेंद्री पाल को। चौथी क्या जानकारी दी, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, यानी जो लठ और रस्सी वो लोग लेकर जा रहे थे साथ में, उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया। लठ के डंडे को कहते हैं। इन चारों पॉइंट्स को याद रखने के लिए हम अ बल याद कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए आ से है, सेकंड भी आ से है, थर्ड ब से है और फोर्थ ल से है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तेंजिंग बिचेंद्री पाल के टीम मेंबर थे। उत्तर, तेंजिंग ने लेखिका की प्रशंसा में निम्नलिखित शब्द कहे। क्या कहे देखते हैं। तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने पर्वतीय लड़की हो, क्योंकि वो आराम से पर्वत पर चढ़ पा रही थी और उनकी हिम्मत से उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो पहले ही अटेम्प्ट में ये शिखर यानी पीक पर पहुंच जाएंगी। अगला प्रश्न है, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी। उत्तर, लेखिका को अगले दिन जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। वे पीछे रह गए थे। कौन, जय और मीनू जो उनकी टीम में थे वो पीछे रह गए थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर धीरे धीरे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे। उनके पास बहुत सामान था जो कि बहुत भारी था और उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी, तो वो धीरे धीरे आ रहे थे, इसलिए अभी तक लेखिका के पास नहीं आ सके थे। अगला प्रश्न है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। तंबू यानी टेंट। उत्तर, लोब्सांग ने स्विच छुरी क्या होती है, चाकू या नाइफ को बोलते हैं, छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया। उसने बड़े बड़े हिमपिंडों को सामने से हटाया तथा लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई कर उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ से खींचा। लेखिका जब बर्फ में फंस गई थी तो लोब्सांग ने छोटे छोटे हिम के पिंड यानी कि जो पत्थर जैसे थे हिम के यानी बर्फ के, उनको हटाया और जो कड़ी जो टाइट बर्फ हो गई थी उसको चाकू की मदद से हटाया और ताकि लेखिका को निकाल सकें। प्रश्न 6, साउथ कोल के कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। मतलब जब वो साउथ कोल पहुंची और उनको अगले दिन चढ़ाई करनी थी, उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारी की, उत्तर में लिखना है आपको। उत्तर, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का नाश्ता करने के बाद वह सवेरे 5 बजे तंबू से निकल पड़ी। यहाँ से हमारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं जिनका उत्तर हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना है। प्रश्न 1 है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया। उत्तर है, उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को हिमपात के खतरों के बारे में बताया। हिमपात को इंग्लिश में स्नोफॉल बोलते हैं। उसने बताया कि उनके अग्रिम दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। यह कैंप हिमपात के ठीक ऊपर है। पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है, यानी कि वहां जाने के लिए क्या रास्ता फॉलो करना है उस पर निशान लगा दिए गए हैं ताकि जो लोग जाएंगे चढ़कर उनको दिक्कत ना आए। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, मतलब जो बर्फ की नदी है वो तो है ही, उसके अलावा बर्फ गिर भी रही है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। मतलब क्या है कि अगर हिमपात होता रहेगा, स्नोफॉल होती रहेगी, तो जो रास्ता बना है वो दोबारा से स्नो से बंद हो जाएगा और निशान भी चले जाएंगे, तो इसलिए हो सकता है ये सारा काम वेस्ट हो जाए और हमें दोबारा से ये सारा काम करना पड़े। उन्होंने किसने बताया, उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को। प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, मतलब हिमपात होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको बताना है। उत्तर है, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है, यानी कि बर्फ के जब छोटे छोटे टुकड़े
अलग अलग तरीके से इधर उधर गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमपात। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ़ की नदी, यानी ग्लेशियर के बहने से बर्फ़ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ़ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, भाई गड्ढे हो जाएंगे तो उसमें फंसने का डर रहेगा, तो जो चढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया? आपको बताना है जब लेखिका अपने टेंट में थी और उनके टेंट पर बर्फ़ का गोला, यानी बड़ा सा एक गोला गिरा था बर्फ़ का, तब उसके बारे में आपकी बुक में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपको आंसर में लिखना है। उत्तर, लेखिका रात 12:30 बजे अपने तंबू में गहरी नींद में सो रही थी। तभी एक सख्त चीज़ लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से टकराई और वह जग गई। मतलब जब वो सो रही थी उनके सर पर कुछ टकराया पीछे की तरफ, जिसकी वजह से वो जग गई। एक लंबा बर्फ पिंड लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर कैंप के ऊपर आ गिरा था, यानी कि ग्लेशियर से टूटकर वो आया था जो उनके सर पे लगा था। उसमें अनेक हिमखंडों का पुंज था, यानी छोटे छोटे हिम के टुकड़ों से बनकर बना था, वो थोड़ा बड़ा ही होगा। वह अत्यंत तेज गति के साथ और गर्जना के साथ गिरा था, बहुत तेज आवाज़ के साथ और बहुत तेज स्पीड में आया था वो। इसने लेखिका के कैंप को नष्ट कर दिया था, यानी कि इतनी तेज और इतना बड़ा था वो और इतनी स्पीड में आया था कि उससे उनका टेंट पूरा बर्बाद हो गया था। इससे चोट तो सभी को लगी पर मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। लेखिका के भी सर पर चोट लग गई थी और बाकी लोग जो वहाँ थे उन सब के भी थोड़ी चोट लग गई थी। प्रश्न 4, लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया? कि जब साउथ कोल कैंप पहुंचा तो वो वहाँ पर लेखिका थी, यानी कि बिजेंद्री पाल वहाँ पहुंच चुकी थी, तो उन्हें देखकर की हक्का बक्का क्यों रह गया, आपको बताना है। लेखिका को देखकर की हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि लेखिका उससे पहले साउथ कोल कैंप पर पहुंच चुकी थी, जबकि वह साउथ कोल की ओर ऊपर बढ़ रहा था, यानी कि लेखिका पहले पहुंच चुकी थी और वो अभी चढ़ रहा था। उसने देखा लेखिका कैंप में विश्राम ना करके उसके लिए चाय और जूस लिए नीचे उतरती आ रही हैं, जबकि उसे कैंप में आराम करना चाहिए। यानी लेखिका ने देखा कि आ रहा है तो उसके लिए चाय और जूस लेके वो उसके पास जाने लगी, जबकि उसे लग रहा था कि अरे इतना थक कर ऊपर चढ़ कर गई हैं तो थक कर उन्हें आराम करना चाहिए था। लेखिका में ऐसी सेवा, सहयोग की भावना एवं संवेदनशीलता देखकर की का हक्का बक्का होना स्वाभाविक था। हक्का बक्का होना यानी अचंभित रह जाना या आश्चर्य में पड़ जाना। प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए? उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पे जब जा रहे थे वो चढ़ाई करने, तो उन्होंने कितने कैंप बनाए थे, आपको आंसर देना है। उत्तर है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए। 5 टोटल कैंप बनाए थे उन्होंने। पहला क्या था? बेस कैंप था। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। कहाँ से संचालन कर रहे थे? जो बेस कैंप था वहीं से। दूसरा कैंप कहाँ लगा था? यह हिमपात से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ सामान जमा था, जो सामान वो उनको लेके जाना था वो वहाँ पर एकत्रित था। इस कैंप को कैंप 1 बोला गया। कैंप 2 यह चढ़ाई के रास्ते में बना था। कैंप 3 इसे लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। यह रंगीन नायलॉन से बना था, यानी कि जो मटेरियल यूज हुआ था या जो फैब्रिक था वो कौन सा था? नायलॉन का था कैंप बनाने के लिए। यही लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर बर्फ पिंड कैंप पर आ गिरा था। जब जो बिजेंद्री पाल है उनके सर पर लगी थी तो यहीं पर लगी थी। 5वां कैंप, जिसका नाम कैंप 4 था, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर था। साउथ कोल स्थान पर लगने के कारण इस कैंप का क्या नाम पड़ गया था? साउथ कोल कैंप। प्रश्न 6 है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? उत्तर, जब बिजेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों तरफ तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। वहां पर मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी और वहां बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी ज़्यादा बर्फ उड़ रही थी कि अब बर्फ की वजह से सारा
बर्फ दिख रही थी और कुछ दिख नहीं पा रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी पतली हो गई थी कि 2 आदमी वहाँ एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, यानी कि इतनी ज़्यादा पतली चोट, वहाँ पर जो पीक था वो इतना पतला था कि वहाँ सिर्फ एक जना खड़ा हो सकता था। चोटी के नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी, अतः वहाँ अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था, यानी इतनी ढलान थी कि आप खड़े ही नहीं हो सकते वहाँ पर। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। मतलब फावड़े से लेखिका ने क्या किया, उस जगह को थोड़ा ठीक किया कि खड़े हो सके। अगला प्रश्न है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय विजेंद्री के किस कार्य से मिलता है? इस अभियान में कौन सा ऐसा काम था जो लेखिका ने किया जिससे पता चलता है कि लेखिका एक हेल्पफुल नेचर की महिला थी और एक कंट्रीब्यूशन का उनके अंदर हमेशा भावना रहती थी? उत्तर, सम्मिलित अभियान में आपस की सहायता और सहयोग से ही कार्य संपन्न होते हैं। विजेंद्री पाल ने अपने व्यवहार से इस सहयोग भावना का परिचय दिया। उसने देखा कि अभी उसके साथी की जय और मीनू कैंप तक नहीं पहुंचे, तो वह इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगीं। उस खतरनाक रास्ते पर जाना कठिन तथा खतरनाक था, फिर भी विजेंद्री पाल ने यह खतरा उठाया। उसने की और जय को रास्ते में जाकर पेय पदार्थ पिलाया। विजेंद्री पाल खुद ऊपर चढ़कर गई थी कैंप तक, लेकिन उन्होंने जब देखा उनके टीम मेंबर्स पीछे रह गए हैं तो वो उनके लिए जूस और चाय लेके नीचे उतरी। लेकिन अगर कोई और होता तो वो सोचता कि चलो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, वो लोग आ जाएंगे। लेकिन विजेंद्री पाल ने उनकी हेल्प करने के लिए नीचे गई। इससे पता चलता है कि वो कितनी सहायता करने वाली महिला थी। अब क्वेश्चन आंसर का अगला सेक्शन शुरू हो रहा है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एक स्टेटमेंट होंगे या कुछ वाक्य होंगे या किसी ने कुछ कहा होगा, आपको उसको पढ़कर बताना है कि उससे आपको क्या समझ आता है, उसका मीनिंग क्या निकलता है आपके लिए। प्रश्न, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उत्तर, आशय यह है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई का रास्ता अत्यंत कठिन है, मतलब बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ और जोखिम भरा हुआ है। इस अभियान में प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे हिमपात, भूस्खलन, बर्फ की चट्टानें गिरने से दुर्घटनाओं का होना आम बात होती है। इतने बड़े अभियान में ऐसी बातों को अत्यंत सहज भाव से लिया जाता है। इन घटनाओं से डरने और विचलित होने वाला व्यक्ति इनमें सफल नहीं हो सकता। मतलब ये एवरेस्ट जैसी चढ़ाइयों पर ये स्नोफॉल या फिर लैंडस्लाइड या और जैसे पहाड़ गिरना, पहाड़ सरकना, ऐसी चीज़ें होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर जो चढ़ रहा है तो उसको पहले से ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बातों को नॉर्मल लेना चाहिए। प्रश्न है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। उत्तर है, हिमपात होने से कभी कभी धरती में दरार पड़ जाती है। यह दरार इतनी गहरी और चौड़ी हो जाती है कि धरती फट जाती है, उसके बीच गहरी खाई सी बन जाती है। यह बहुत खतरनाक होता है। इससे भी भयानक यह जानकारी थी कि जितने समय तक ये पर्वतारोही और कुली चढ़ाई अभियान पर रहेंगे, हिमपात होता रहेगा और बर्फ गिरने की भयानक घटनाएं होती रहेंगी। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप चढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी धरती फट जाती है, मतलब उसमें क्रैक आ जाता है और एकदम खाई जैसी बन जाती है, तो वो बहुत डेंजरस होता है। और स्नोफॉल तो हो ही रहा होता है, कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी कुछ होता है, तो वो सब कितना रिस्की होता है उसका ये आशय निकलता है। प्रश्न है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि लेखिका को अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने साथ लाए
दुर्गा जी की तस्वीर और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटा, पूजा अर्चना की और बर्फ में दबा दिया और इस सफलता हेतु मनी मन अपने आराध्य को धन्यवाद दिया, यानी जिनकी वो पूजा कर रही थी उनको धन्यवाद दिया। उसने अपने माता पिता को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव व्यक्त किया। जब लेखिका की शिखर यात्रा सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने अपने जो भी आराध्य यानी जो गॉड को मानती थी उनको थैंक यू बोला और उस तस्वीर और हनुमान चालीसा को बर्फ में दबाया और साथ ही अपने माँ बाप को याद किया और उनको थैंक यू बोला। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें।